नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्विज 26 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द ई वे बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू राज्यसभा with respect to the Mudra loan, which Indian state has topped the listing availing loans to women? Question number 3. Consider the following statements regarding Indian naval ship Virat, which got decommissioned in 2017. Which of these statements are correct? Question number 4. Where is Bashan Char Island located? Question number 5. With respect to the National Rural Employment Guarantee Scheme, NREGS, which Indian state has highest share of women participation as of now? Question number 6. A team of researchers from Andhra University sighted a rare fish in the Sileru River, Andhra Pradesh. The fish is listed as endangered in IUCN, International Union for Conservation of Nature list. What is its name? Question number 7. Which of the following are not sessions of the Lok Sabha? Question number 8. Which of these Chief Minister of Assam was the head of a sub-advisory committee formed by the Constituent Assembly on the tribal areas under the chairmanship of Sardar Vallabhbhai Patel with a view to considering the problems of Assam as well as of the tribal people of India? Question number 9. Which of the following country recently launched its 5th Earth Observation Satellite, Gofen 9? Question number 10. In which Indian state Edakal caves, which are believed to be camping shelters of the Neolithic community, are located? तो हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हुए हैं। चलिए देखते हैं आंसर्स और एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द ई वे बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। देखो, ई वे बिल के बारे में आज सुबह की वीडियो में हर्षित सर ने आपको समझाया है, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा है। An e-way bill is a permit needed for interstate and interstate transportation of goods worth more than a particular value. बिल्कुल सही है। The limit of value of goods is mandated by respective state governments. ये भी सही है। देखते हैं कैसे। E-way bills is a marker of domestic trading activity. कैसे? क्योंकि जब कोई सामान भेज रहा है, मतलब कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ऐसे जो लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, ये इनको अगर कोई सामान हमारा इस हाउस होल्ड सामान लेके जा रहा है या कोई कंपनी की सामान लेके जा रहा है, तो इनको ई वे बिल बनाना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा ई वे बिल बनेंगे तो पता चलेगा कि कितना ट्रेडिंग हो रहा है, कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गवर्नमेंट को पता चलेगा ना। तो ये एक मार्कर है, इससे पता चलेगा डोमेस्टिक ट्रेडिंग एक्टिविटी कितना हो रहा है। ये है ई वे बिल की खासियत। अब देखो ई वे बिल की डेफिनेशन। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल एंड कैरीड बाई अ पर्सन हु इज कैरिंग एनी कंसेमेंट ऑफ गुड्स। तो वही है, जब लॉजिस्टिक वाले सामान लेके जा रहा है या कोई ट्रेड के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए कुछ सामान, उनके प्रोडक्ट्स लेके जा रहा है, तो जो लेके जा रहे हैं उनके पास से ई वे बिल होना ज़रूरी है। द लिमिट इज़ 1 लाख इन मेनी स्टेट्स एंड एज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, वैसे इसका 50,000 रखा है, फिर भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने, देखो फ्यू एग्जाम्पल्स आर डिस्कस बिलो। बिहार हैज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट टू 2 लाख, तो इनका बिहार का हो गया 2 लाख है फॉर मैंडेटरी जनरेशन ऑफ ई वे बिल्स, राइट। लाइकवाइज दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल का कितना है? 1 लाख तक लिमिट किया है, मतलब 1 लाख के नीचे ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। बिहार में 2 लाख के नीचे नहीं करना है। ऑन द अदर हैंड, मिजोरम हैज रिड्यूस्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट टू 10,000 INR, राइट। इट इज जनरेटेड फ्रॉम ई वे कॉमन पोर्टल बाई रजिस्टर्ड पर्सन्स और ट्रांसपोर्टर्स हु कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसेमेंट बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट। देखो, अगर हम सामान भेज रहे तो हमें नहीं करना है, जो सामान लेके जाएगा, जो कंपनी, जो लॉजिस्टिक वाले हैं, उनको लेना चाहिए ई वे बिल। देखो, इट इज जनरेटेड फ्रॉम द ई वे कॉमन पोर्टल, एक पोर्टल है, उधर से ले सकता है। एंड ई वे बिल मस्ट बी जनरेटेड बिफोर द गुड्स आर शिप्ड एंड इट शुड इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द गुड्स, देयर कंसेनर, रिसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर। तो ऑब्वियस ही बात है, ये बिल जो है इसमें ये गुड्स शिप होने से पहले ही बनाना चाहिए, और क्योंकि इसको लेके जाना होगा, जो ड्राइवर होगा या गाड़ी में जो बैठा है उसको लेके जाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चेकिंग हो सकता है, तब ये दिखा सकते हैं। इट शुड इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द गुड्स, देयर कंसेनर, रिसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर। क्या सामान लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, पूरा एड्रेस सब होना जरूरी। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू राज्यसभा विथ रेस्पेक्ट टू द मुद्रा लोन, which Indian state has topped the list
in availing loans to women? So the answer is Tamil Nadu. According to the data produced by the Ministry of Finance, around 15 crore loans amounting to rupees 4.78 lakh crores were disbursed to women borrowers since the inception of प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के इंसेप्शन के बाद देखो 4.78 लाख करोड़ का लोन वेर डिसबर्स टू विमेन बोरोवर्स, राइट. अब देखो स्टेट का कुछ डिटेल्स दिखा है कितने कितने, तो इसमें तमिलनाडु टॉप कर रहा है. 58,227 करोड़ उन्होंने डिसबर्स किया. ऑल द अबोव स्टेट्स हैव रिसीव्ड 52% ऑफ मुद्रा लोन्स फॉर विमेन. ठीक है, आधा से ज्यादा विमेन को दिया है. लोन्स वेर अवेल टू एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर, सर्विसेज, ट्रेडिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, ऐसा काम के लिए यूज कर सकता है. ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड अंडर मुद्रा स्कीम 70% बोरोवर्स वेर वुमेन. तो पूरा अगर देखा जाएगा मुद्रा लोन का, इसकी बोरोवर्स 70% विमेन है. अच्छी बात है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके बारे में दो शब्द. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015 टू प्रोवाइड लोन्स टू नॉन कॉर्पोरेट, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, राइट. छोटे मोटे बिजनेस जो कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कर रहे हैं, उनके लिए 2015 में लॉन्च किया था. अंडर द स्कीम लोन्स अप टू ₹10 lakhs आर प्रोवाइडेड. बहुत इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन है. मुद्रा लोन्स का 10 लाख तक लिमिट है, राइट. द लोन्स आर गिवन बाय रीजनल रूरल बैंक्स, RRB, कॉमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देखो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, सब दे सकते हैं लोन, ताकि हर कोने में, हर जगह में ये लोन की फैसिलिटी हो. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोवाइडेड 2% इंटरेस्ट रेट सबवेंशन फॉर 12 months टू प्रॉम्प्ट लोन पेज अंडर मुद्रा स्कीम. 2% इंटरेस्ट का सबवेंशन किया है, ठीक है, 2% की किया है. ऑल्सो स्पेशल लोन्स अप टू ₹10,000 वेर प्रोवाइडेड टू स्ट्रीट वेंडर्स टू रिस्टार्ट देयर बिजनेस दैट वेर बैडली हिट बाय कोविड-19 लॉकडाउन. देखो कोविड-19 के टाइम पे सबसे ज्यादा हिट हो गया जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं, जो भी बाजार में या पब्लिक में जो स्ट्रीट वेंडर्स है, ये सब बहुत अफेक्ट हुआ कोविड-19 की वजह से. तो उनके लिए भी 10,000 का एक स्कीम था, राइट. क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन नेवल शिप विराट which got decommissioned in 2017. Which of these statements are correct? Answer is A, 1 and 2 only. मतलब 3 गलत है. The Indian Navy is to preserve the aircraft carrier by converting it into a म्यूजियम, ये गलत है. तो आज ही इसके बारे में न्यूज़पेपर में आया है. हचिसा ने सुबह कवर भी किया ये न्यूज़. देखो, द एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट दैट सर्व द इंडियन नेवी फॉर मोर देन 30 years is to be dismantled at Alang, Gujarat. The ship was decommissioned 3 years back. INS Virat is the longest serving ship of the Indian Navy. It was inducted into the Indian Navy in 1987. It was recently bought by a metal scrap company. जो अलांग गुजरात में एक मेटल स्क्रैप कंपनी है, उन्होंने 38.54 करोड़ में शिप को बिडिंग में लिया है. अब ये लोग क्या करेंगे, उसको पूरा तोड़ ताड़ के दूसरे कहीं यूज करेगा ये मेटल को, राइट. तो शिप को डिसमेंटल करके. द शिप इज टू बी टोड फ्रॉम नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई टू द शिप ब्रेकिंग यार्ड एट अलांग, राइट. उधर से लेके जाएगा अलांग तक, टो करके, मतलब दूसरे कोई शिप की सहायता से टो करेगा, खींच के लेके जाएगा. इट विल टेक 9 to 12 months टू कंप्लीटली स्क्रैप द शिप. शिप बहुत बड़ा है, तो इसको 9 to 12 months लगेगा पूरा डिसमेंटल करने में. अबाउट INS विराट, द शिप सर्व द ब्रिटिश नेवी एज HMS हर मैजेस्टी शिप. HMS का फुल फॉर्म हर मैजेस्टी शिप है, हर्मस, बिटवीन 1959 एंड 1984. आफ्टर रिफर्बिशमेंट, देखो ब्रिटिश नेवी यूज करते थे HMS हर्मस नाम में. आफ्टर रिफर्बिशमेंट, इसको हमने रिफर्बिश करके थोड़ा सा मेंटेनेंस करके इंडियन नेवी में कमीशन किया था. INS विराट वाज ए सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर. देखो शिप्स का एक एक क्लास होता है, राइट. तो ये सेंटोर क्लास का था. ऑल्सो इट वॉज फ्लैगशिप ऑफ इंडियन नेवी बिफोर INS विक्रमादित्य वॉज कमीशन इन 2013. तो INS विक्रमादित्य जब तक कमीशन हुआ तब तक ये इंडियन नेवी का एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था और एक फ्लैगशिप था, राइट. फ्लैगशिप मतलब बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्राउड फीलिंग. नाउ INS विक्रमादित्य इज द फ्लैगशिप ऑफ इंडियन नेवी. अभी INS विराट नहीं है, डिकमीशन हो गया. अभी क्या है, INS विक्रमादित्य है. ये भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है. एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन इंडिया. करंटली द इंडियन नेवी ऑपरेट्स ए सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज INS विक्रमादित्य. ओनली एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास, वो है INS विक्रमादित्य. इट वॉज बॉट फ्रॉम रशिया. INS Vikrant is an indigenous aircraft carrier that is being built in कोचिन शिपयार्ड. देखो अभी और एक एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है, कहाँ, कोचिन में, केरला में कोचिन शिपयार्ड में बन रहा है.
आईएनएस विशाल इज द प्रपोज सेकंड इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो हम सेल्फ रिलायंट होके हम बनाएगा जो, तो आईएनएस विक्रांत के बाद कौन सा बनेगा? आईएनएस विशाल बनेगा। द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रोच द यूके टू बिल्ड एन एयरक्राफ्ट कैरियर along the lines of HMS क्वीन एलिजाबेथ। ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने यूके को अप्रोच किया है एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, जैसे HMS उनका HMS क्वीन एलिजाबेथ जैसा एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज बशान चार आइलैंड लोकेटेड? ये भी न्यूज में है, तो आंसर इज बे ऑफ बंगाल। देखते हैं, बांग्लादेश, रोहिंग्यास टू बी रिलोकेटेड टू बशान चार आइलैंड, यही न्यूज था आज का। द बांग्लादेश गवर्नमेंट इज टू रिलोकेट रोहिंग्यास to the newly built facility at the Bashan Char Island. This is being done to provide a better place for living for the refugee community from Myanmar. देखो, म्यांमार से रिफ्यूजी कम्युनिटी है, ठीक है, ये रोहिंग्यंस के बारे में बहुत पढ़े होंगे आप लोग न्यूज़। राखेन करके, म्यांमार का राखेन रीजन में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा ये रोहिंग्यंस। तो ये रिफ्यूजीज है, म्यांमारीज रिफ्यूजीज है, बांग्लादेश में है अभी। The transfer of refugees is to begin after the monsoon season if they find the new facility better than the cramped Cox's Bazar. तो कोक्स बाजार बांग्लादेश का एक फेमस जगह है। अभी बहुत सारे रोहिंग्यंस कोक्स बाजार में रह रहा है, राइट। अभी इनके लिए एक नया जगह ढूंढ रहा है, ठीक है, इतना भीड़ भाड़ है उधर कोक्स बाजार में, तो उधर से उनको बशार चार आइलैंड करके बगल में एक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश के पास ही, तो उधर इनको शिफ्ट करेगा। A few million Rohingyas are crammed at the Cox's Bazar. It is a port town in the southeast coast of Bangladesh. देखो, बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में एक पोर्ट, एक कोस्टल टाउन है कॉक्स बाजार। अभी बशान चार आइलैंड के बारे में, बशान चार आइलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। देखो, ये बांग्लादेश है, राइट, ये इधर जो है, इधर है बशार चार आइलैंड, तो इनको इधर से इधर शिफ्ट करने के प्लान चल रहा है। द बशार चार आइलैंड इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल. It is at a distance of 37 miles from the Bangladesh coast. It was formed very recently by Himalayan silt in 2006. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली बना हुआ एक आइलैंड है हिमालयन सिल्ट की वजह से। जितने भी हिमालयन रिवर्स जो सिल्ट लेके आता है, सेडिमेंट्स लेके आता है, इसकी वजह से बना है आइलैंड, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटलिस्ट, द बशान चार आइलैंड इज प्रोन टू फ्लड्स, इरोशन, हाई टाइड्स एंड साइक्लोन्स, तो थोड़ा सा डेंजरस भी है उधर रहना। However, the Bangladesh government claims that these issues have been taken into consideration while building the houses in the island. तो बांग्लादेश गवर्नमेंट को ऐसे क्रिटिसिज्म मिला है कि तुम बशार चार आइलैंड में अगर घर बनाओगे तो ठीक नहीं रहेगा वो, पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्या बोला, इश्यूज ये सब हमें मालूम है, हमने ये सब ध्यान में रखते हुए बनाया है। हाउसेस हैव बीन बिल्ड 4 feet above the ground, 4 feet ऊपर बनाया है हाउसेस, टू प्रोटेक्ट द रेफ्यूजीज फ्रॉम हाई टाइडल वेव्स, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए 4 फीट ऊपर बनाया हुआ बोला है। ये बहुत सारे क्रिटिसिज्म आने वाला एक पॉइंट है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना है। तो इसकी लोकेशन मैंने दिखा दिया आपको, दिस इज द लोकेशन, ये बांग्लादेश का साउथ ईस्ट में एक आइलैंड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेस्पेक्ट टू द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम NREGS, which Indian state has highest share of women participation as of now? So the answer is Kerala. Amid the COVID outbreak, the share of women in total person days of work generated under the National Rural Employment Guarantee Scheme has dipped to an 8-year low of 52.46% during the first 5 months of this financial year according to official data. देखो, कोविड आउटब्रेक की वजह से शेयर ऑफ विमेन की शेयर जो है, मतलब उनके टोटल पर्सन डेज, मतलब मैन आवर्स बोल सकते हो, कितना घंटे एक औरत काम कर रही है, तो ये उसका लेके एक पूरा परसेंटेज बनाता है। तो टोटल परसेंटेज ऑफ वर्क जनरेटेड अंडर NREGS हैज डिप्ड टू एन 8-year लो ऑफ 52.46% ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months। तो एक डिप हुआ है, तो 52.46% तक आया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा। देयर आर अबाउट 13.34 crore एक्टिव NREGS वर्कर्स, ऑफ विच 6.58 crore और 49% आर वीमेन, राइट। जितना NREGS वर्कर्स है उसमें 49% वीमेन है। इन ऑल 18 states and union territories have seen a decline in women share in total person days during the financial year, where 14 have seen a marginal increase। देखो, 18 states and union territories ने वीमेन का शेयर, मतलब औरत NREGS में काम करना कम किया है, तो बहुत ज़्यादा डिप हो गया वीमेन पार्टिसिपेशन में, पर 14 स्टेट्स में इंक्रीज भी है।
राइट। छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सारे स्टेट्स में डिक्लाइन है। वेरास मिजोरम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, केरला, ओडिशा, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, कर्नाटका, पुदुचेरी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में इंक्रीज भी है। अब देखो, केरला हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ विमेन्स परसेंटेज। तो केरला में सबसे ज्यादा औरत कहां पे आती है? एनआरईजीएस के थ्रू 91.38% इन द टोटल ड्यूरिंग द करंट ईयर, फॉलोड बाय पुदुचेरी, तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा विमेन पार्टिसिपेशन किसमें है? JNK में है, फॉलोड बाय यूपी, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। तो केरला हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ विमेन परसेंटेज। Question number 6. A team of researchers from Andhra University sighted a rare fish in the Sileru River, Andhra Pradesh. The fish is listed as endangered in International Union for Conservation of Nature list. What is its name? So the answer is Masir. A rare fish called Masir, scientific name Tor, was sighted and fished out from the upper part of Sileru River by a team of researchers from the Department of Zoology, Andhra University on Monday. आंध्रा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी उन्होंने सिलेरू रिवर से, सिलेरू रिवर कहां पे? नीचे लिखा है सिलेरू रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ शबरी रिवर, इट ओरिजिनेट्स इन आंध्र प्रदेश एंड आल्सो फ्लोस थ्रू ओडिशा बिफोर मर्जिंग विद शबरी। तो शबरी रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है सिलेरू रिवर, उधर से ये फिश इनको मिला है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी वालों को, आंध्रा यूनिवर्सिटी का। तो ये बहुत रेयर फिश है, IUCN का एंडेंजर्ड स्पीशीज में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी खासियत मैं बताता हूं आपको। Masir, as commonly called, is normally found in Himalayan regions in the rivers running through the cooler climes of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Nepal and Bhutan. Normally ये मसीर जो है फिश हमें एकदम कोल्ड एरियाज में मिलता है। ये इधर ये सिलेरू रिवर में कैसे आया, ये अभी स्टडी करेगा डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी वाला। ठीक है, आंध्रा यूनिवर्सिटी अभी पूरी पढ़ाई करेंगे, केस स्टडी करेंगे, इतना ठंड एरिया में रहने वाला ये फिश इधर कैसे आए। अब द स्पीशी ऑफ फिश विच इज कॉल्ड द गोल्डन मसीर is found in the Himalayan region where the temperature around here does not exceed 20 degrees Celsius. देखो इस फिश का और एक वेराइटी और एक स्पीशी है, वो है गोल्डन मसीर, गोल्डन कलर का। ये हिमालयन रीजन में दिखाई देता है, राइट, जहां 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है। अब इसकी इस्तेमाल कैसे होगा? एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड इट इज ए लिमिटिंग फैक्टर. This golden mercier can withstand extreme temperature up to 0 degree Celsius as it has a unique anti-freezing protein. तो ये मर्सीर फिश है, इसमें जो गोल्डन मर्सीर है, ठीक है, इनमें एक एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन है, राइट, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स विथहोल्ड कर सकता है। तो सिंस द गोल्डन मर्सीर इज फाउंड इन सिलेरू एंड द ग्रे वंस आर फाउंड इन गोदावरी, ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर सहने वाला जो फिश है ओनली हिमालयन रीजन्स में दिखाई देता था, अब ये सिलेरू रिवर में भी दिखाई दे रहा है। तो गवर्नमेंट शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंजर्विंग एंड ईयरिंग इट फॉर इट्स कमर्शियल एंड मेडिसिनल वैल्यूज। गवर्नमेंट को इसको कंजर्व करना चाहिए, रियर करना चाहिए, उसको ब्रीड करना चाहिए, ताकि एक कमर्शियल एंड मेडिसिनल वैल्यूज भी हो सकता है इसका। कैसे मेडिसिनल वैल्यू कैसे होगा? वो बोला है वी कैन एक्सट्रैक्ट एंड यूज द एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन फॉर डेवलपिंग अल्टरनेटिव थेरेपी फॉर आवर ट्रूप्स पोस्टेड इन सियाचिन एंड एट अदर हॉस्टाइल प्लेसेस। देखो सियाचिन में माइनस टेम्परेचर हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे जगह है अपना इंडिया में जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है, तो ये माइनस टेम्परेचर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। एक प्रॉब्लम है फॉर्मेशन ऑफ आइस कोन्स इन ब्लड, हमारे ब्लड में आइस कोन्स फॉर्म होता है, वो डेंजरस है लाइफ के लिए। तो ये जो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन इससे जो प्रोटीन निकाल के ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकता है, ताकि हम भी सह सके एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो ये एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन इसके अंदर है, तो वो निकालेंगे, इसको ट्रीट करेंगे और ये मेडिसिन जैसा यूज करेंगे, ताकि हमारे अंदर फ्रीजिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ द लोकसभा? इन चारों में से लोकसभा का सेशन इसमें कौन सा नहीं है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर इज समर सेशन। देखो ये आज न्यूज में आया था, मानसून सेशन फ्रॉम September 14। एक कोविड-19 के चक्कर में सारे सेशंस इधर उधर हो गया, तो अभी मानसून सेशन जो सितंबर में खत्म होना चाहिए था, अभी ये शुरू होगा September 14 को, राइट। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं। द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस इज कॉल्ड एज सेशन, राइट।
The Constitution empowers the President to summon each house at each such intervals that there should not be more than a 6 month gap between two sessions. देखो पार्लियामेंट में वैसे 3 सेशन है, एक बजट सेशन है, एक मानसून सेशन है और एक विंटर सेशन है. कोई भी सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए, राइट. इन इंडिया पार्लियामेंट कंडक्ट्स 3 सेशंस ईच ईयर. तो बजट सेशन कब से? जनवरी फरवरी में शुरू होना चाहिए और मई तक. फिर होगा मानसून सेशन जो जुलाई अगस्त में शुरू होना चाहिए और सितंबर तक, जो अभी लेट हुआ है. विंटर सेशन नवंबर में शुरू होना चाहिए और दिसंबर में खत्म होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ दिस चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम वाज द हेड ऑफ ए सब एडवाइजरी कमिटी फॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन ट्राइबल एरियाज अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल with a view to considering the problems of Assam as well as of the tribal people of India. तो आंसर बी गोपीनाथ बोरदोलोई. देखो ये आज के न्यूज था. अरुणाचल टू 6 शेड्यूल स्टेटस, ये मैंने पहले भी कवर किया हूँ. अरुणाचल वाले 6 शेड्यूल के लिए, 6 शेड्यूल स्टेटस के लिए पुश कर रहा है. द 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द प्रपोजल मेड बाय द कैबिनेट मिशन, राइट. कैबिनेट मिशन का प्रपोजल था. The mission had proposed that there should be an advisory committee on the rights of citizen minorities and tribal excluded areas. एक advisory committee बनाया था किसके लिए? Minorities के लिए और tribal areas के लिए. Sir Stafford Cripps, the chairman of cabinet mission, इसलिए उसको Cripps mission भी बोलते हैं, was of the view that a powerful committee should be set up to make proposals for the administration of tribal areas. Following this suggestion, the Constituent Assembly set up an advisory committee on the tribal areas under the chairmanship of Sardar Vallabhbhai Patel with a view to considering the problems of Assam as well as the tribal people of India. तो Constituent Assembly के थ्रू एक advisory committee बनाया था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल चेयर कर रहा था. तो उन्होंने क्या कि एक सब कमिटी बनाया. उसमें किसको हेड बनाया? श्री गोपीनाथ बोरदोलोई, द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम. तो तब आसाम के चीफ मिनिस्टर जो थे, तो उधर ट्राइबल एरियाज ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में, तो उनको इनका चेयरमैन बना दिया. विद ए पर्पस टू असेस एंड एडवाइस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज इनहेबिटेड बाय द हिल ट्राइब्स. ये देखो, ये मैंने लिखा हूँ जो 6 शेड्यूल का हिस्ट्री, कैसे 6 शेड्यूल आया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट. तो ये 6 शेड्यूल के बारे में आज सुबह भी कवर किया हर्षित सर ने. ऊपर से पिछले वीडियो में 6 शेड्यूल स्टेटस में कौन कौन सा स्टेट्स आता है, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश क्यों पूछ रहा है, ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गॉफन 9-5? तो आंसर इज चाइना. China launches 5th Gopher 9 series Earth observation satellite. China launched its latest Gopher 9 Earth observation satellite and 2 smaller payloads from the Jiuquan Launch Center late Saturday. देखो, चाइना लेटेस्ट गॉफर 9 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है एंड 2 स्मॉलर पेलोड्स. पेलोड्स क्या है वैसे? देखो, रॉकेट्स में पेलोड्स क्या होगा? रॉकेट्स के अंदर जो सैटेलाइट्स होगा वो पेलोड है. ह्यूमंस को कैरी कर रहे हैं वो पेलोड है. तो जो एक्स्ट्रा फिटिंग्स होगा जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होगा, कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होगा, ये सब पेलोड्स बोलते हैं. वैसे एयरक्राफ्ट में भी पेलोड्स रहते हैं. एयरक्राफ्ट में भी जो एक्स्ट्रा फिटिंग्स करते हैं ना, जैसे कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई मिसाइल हो, कोई और कैमरा हो, तो ऐसे इक्विपमेंट्स जब फिट करते हैं उसको पेलोड्स बोलते हैं, राइट. द लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट कैरिंग द सैटेलाइट्स लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम जियोक्वान इन द गोबी डेजर्ट एट 10:27 PM. तो ये सब जगह ध्यान रखना, गोबी डेजर्ट और लॉन्ग मार्च. ये एक बार पूछा भी था एग्जाम में, ये लॉन्ग मार्च रॉकेट किसका है? चाइना का है. द चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन कंफर्म द लॉन्च मिशन सक्सेस एंड द पेलोड्स विद इन द आवर. ये सब तो ठीक है. The Gopher 9 optical remote sensing satellite follows the launch of the 3rd Gopher 9 satellite. ये 3rd है, जून में भी, और 4th earlier this month, ठीक है. तो recently ये 3rd Gopher 9 satellite है. Question number 10 and our final question. In which Indian state Edakal caves, which are believed to be camping shelters of the Neolithic community, are located? Important question है. आज ही न्यूज़ में आया है एडकल केव्स के बारे में. क्या है मैं बताता हूँ आपको. The answer is Kerala. In news, the government has constituted a 9-member expert committee to conduct a detailed study on the present state of the renowned Edakal caves on the Ambakutti hills in Wayanad district. तो केरला के जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है उधर के अम्बुकुत्ती हिल्स, एक हिल्स का नाम है अम्बुकुत्ती, उधर एडकल केव्स है. द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट had asked the government 2 months ago to constitute a committee
consisting of experts in archaeology, history, geology, rock mechanics, and conservation to conduct a detailed study on the present state of archaeological site and suggest measures for its conservation. तो पहले ही दो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट को पूछा था एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे ये सब एरियाज में. अब एडेकल केव्स के बारे में, एडेकल केव्स आर ऑल्सो एडेकल भी बोलते हैं, आर टू नेचुरल केव्स. ये नेचुरल केव्स है at Edakal in Wayanad district of Kerala. Caves are situated 1200 meter above sea level on Ambukuti Mala on the Mysore Plateau in Western Ghats. मैसूर प्लेट्यू में है, वैसे केरला में है ये जगह. अब Edakal caves are believed to be camping shelters of the Neolithic community, the South Indian Neolithic culture zone. Right? नियोलिथिक मतलब बहुत पुराना सेटलमेंट्स आपको एडेकल केव्स में मिलेगा. अब एडेकल केव्स का स्पेशलिटी क्या है? द केव वॉल्स, दीवार कंटेन ए कलेक्शन ऑफ नियोलिथिक रॉक एंग्रेविंग्स एंड इमेजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एडेकल केव्स जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, उधर आप जाओगे, मैं खुद उधर गया हूँ, उधर आपको एनग्रेविंग्स एंड इमेजेस मिलेगा. राइट? मतलब दीवार में बहुत सारे एनग्रेविंग्स है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये से पिक्चर बनाया हुआ है. राइट? विच वर इंसेज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बहुत पुराना है वो. द मेजर पार्ट ऑफ इमेजेस ऑन द केव वॉल्स वे बिलोंग टू द लेट नियोलिथिक पीरियड, दैट इज फर्स्ट मिलेनियम BC. First millennium BC, right? With the exception of Edakal, no concrete evidence for the existence of a true Neolithic culture in Kerala so far been discovered. केरला में और कोई जगह में इतने पुराना सेटलमेंट्स का कोई भी प्रूफ नहीं है. अब इसके थोड़ा फोटोज दिखा देता हूँ. देखो ये है एडेकल केव्स. राइट? ये आपको मिलेगा रॉक एंग्रेविंग्स, ये सब रॉक एंग्रेविंग्स. ऐसे आप उसको अंदर जाओगे तो ये सब आपको दिखाई देगा. राइट? बहुत ही सुंदर जगह है, अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है. तो ऐसे हमारा 10 क्वेश्चंस खत्म हुआ है. उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा. एंड इस PPT की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आप लोग अपने मार्क्स और व्यूज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.